चलिए बेटा, अब हम लोग इस एक्सरसाइज यानी कि जो विविध प्रश्नावली चैप्टर नंबर 6 11th क्लास की चल रही है उसका ये 11वां क्वेश्चन और 11, 12, 13 और 14 चार क्वेश्चन करने के बाद में चैप्टर का खात्मा हो जाएगा। अब आपने कितना सीखा वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए कुछ लैंग्वेज वाले सवाल इनको करते हैं और फिर हम लोग फ्री हो जाएंगे ताकि अगले चैप्टर को भी पढ़ा जा सके। ठीक है, चलिए। अब कहा क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन में भी करवाया था और वहां पर भी एक एग्जाम्पल आप अगर देखो एनसीईआरटी में इस तरीके का है, वो वहां समझा मैंने दिया था, तो अपने आप भी इसको कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, फिर स्थिति गंभीर है तो लेकिन चलिए मैं कराता हूँ, ठीक है ना, मैं कराता हूँ। तो कह रहे हैं एक विलियन है, एक विलियन समझते हो ना, मिक्स है ना, विलय और विलायक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। देखो इस सवालों के अंदर मैं फिर कहूंगा बहुत आसान सवाल है ये, एक समीका बनेगी उसको हल करना है। थोड़ा सा टच जो है वो लैंग्वेज भाषा के तौर पर कह रहा हूँ, भाषा के तौर पर थोड़ा सा टच केमिस्ट्री से है। किससे है? रसायन विज्ञान से है। तो ऐसा मत सोचो कि कहीं रसायन विज्ञान की कुछ बातें इसमें इस्तेमाल होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका गणितीय काम बहुत है इसके लिए, ठीक है ना। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको लैंग्वेज जो है वो केमिस्ट्री की है लेकिन काम इसी चैप्टर का है, घबराए ना। पर लैंग्वेज पढ़ के जो चीज़ें वो कहना चाह रहा है उसको समझ लें। 1 विलियन 68 फ़ारेनहाइट और 77 फ़ारेनहाइट के मध्य रखना है। 1 विलियन को, है ना, उसका जो टेम्परेचर है, किसी विलियन का जो टेम्परेचर है आपके पास में, उसको 68 फ़ारेनहाइट से हमें 77 फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है। ठीक है, सेल्सियस पैमाने पर विलियन के तापमान का परिसर क्या होगा ज्ञात करना है मेरे पास में। ठीक है, जहां सेल्सियस फ़ारेनहाइट परिवर्तन सूत्र कन्वर्जन जो फॉर्मूला है वो है F = 9/5C + 32। ये सब ने फॉर्मूला पढ़ा है छोटी क्लास में लेकिन याद कोई नहीं करता इसको। ठीक है, तो भाई देखो कहा क्या है, हमें ये कहा गया है कि जो विलियन है फ़ारेनहाइट के अंदर F के अंदर, उसके टेम्परेचर की जो रेंज है ना वो आपके पास में किसके बीच है, वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में है ये। या फिर हम अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, यानी कि इसको सी में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो इसने दे दिया है। तो अब ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब 68 को एज इट इज रखो, फ़ारेनहाइट को हटाओ, एफ की जगह वैल्यू को भरो 9/5, ठीक है ना, सी एंड प्लस 32 और आपके पास में 77। बस ये एक एसएमए का बनी है जिसमें से आपको छुड़ा करके लाना है, सी का वैल्यू निकाल देना है। सबसे पहले तो आप 32 को माइनस कर लो दोनों, मतलब इस पूरी इक्वेशन से। जब 68 में से आप 32 को माइनस करोगे, ठीक है ना, तो 9/5C, 32 यहाँ भी है और इसमें से भी 32 माइनस होगा और 77 में से भी 32 माइनस होगा ही होगा। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 6 और 3 36, ठीक है ना, और यहाँ पे बचेगा केवल 32 से 32 कैंसिल आउट, 9/5C और ये बचेगा आपके पास में 5 और बचेगा 4, 45। ठीक है, अब इस 5 को हटाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशंस के अंदर, तो 36 में भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देन 9C < 5 × 45। और यहाँ पे क्या करा मैंने, 5 से करा, लो कर लो यहाँ 5 से, तो यहाँ से 5 कट जाएगा और यहाँ जाएगा 5 × 30 की 0, हासिल लगा 3, 5 से 15 और 3 हो गया 18, 180, ठीक है ना, बड़ा 9C और आपके पास में आ जाएगा 45। चाहे मल्टीप्लाई करो भी ना, क्योंकि हमें ज़रूरत ऐसी पड़ेगी तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें ज़रूरत कैलकुलेशन तो अभी कर ही रहे हैं। तो 5 × 45। अब 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 से डिवाइड जब करेंगे तो /9 यहाँ आ जाएगा और 9C/9 यहाँ आ जाएगा और 5 × 45/9 यहाँ आ जाएगा। 9 चौक 36 होते हैं और 9 से 9 कट जाएगा और 9 × 5 = 45 होते हैं। तो फाइनली जो रेंज आएगी वो आ जाएगी 5 चौक 20, 20 से बड़ी होगी टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर और 5 × 25, 25 से छोटा होगा। तो ये रेंज आ जाएगी आपके पास में, ठीक है ना, आपके पास में। तो ये कन्वर्ट हो गया आपके पास में 20 डिग्री C से अधिक, है ना, तथा 25 डिग्री C से कम, ठीक है ना, आपके पास में। दिस इज योर आंसर। आप लोग आंसर को पीछे वेरीफाई भी कर सकते हैं आंसर शीट में। तो अब जो है ठीक है ना,
या ये भी कह सकते हैं 20 और 25 के बीच भी कह सकते हैं ना, तो 20 से अधिक और 25 से कम, तो यही बात होगी कि 20 और 25 के बीच में, तो यानी कि 25 डिग्री सी तथा 25 डिग्री सी के हम लोग क्या लेंगे, बीच में जो है आंसर बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके 12वें क्वेश्चन की तरफ और फटा से इसको 12वें क्वेश्चन को निपटाते हैं। चलिए जी, आपकी स्क्रीन पे बेटे आपको डराने के लिए एनसीईआरटी वालों ने केमिस्ट्री को मिक्स करके एक सवाल दिया है, और फिर से कहूंगा सिर्फ भाषा केमिस्ट्री वाली है, लेकिन काम मैथ्स वाला ही करना है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, समझ के आराम से करेंगे, बड़े आसान तरीके से इसको समझेंगे। क्या कह रहा है कि 8% बोरिक एसिड के विलियन में, पहले ये समझिए यार, थोड़ा सा समझा दूं आपको, थोड़ा बेस बना दूं ताकि भाषा समझ में आ जाए। वो कह रहा है 8% बोरिक एसिड के विलियन में, मतलब एक विलियन है मेरे पास, विलियन तो आपको समझते हो मिक्सचर कोई भी है, विलियन है जिसमें आपके पास में सपोज करो पानी में ही बोरिक एसिड क्या करा, मिला लिया गया है। ठीक है, तो 8% बोरिक एसिड का विलियन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब समझिए पहले। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास में 100 ml वाला विलियन है, इसके अंदर कितने विलियन है, 100 ml है, ये 100 ml आपके पास में, ये 100 लीटर कह लो, मैंने कितना कह लिया, 100 लीटर। ठीक है ना, 100 लीटर जो है ये विलियन है, और हम कह रहे हैं कि 8% बोरिक एसिड, इसका मतलब ये है इसके अंदर जो बोरिक एसिड की मात्रा होगी वो 8 ml होगी। कितनी होगी, 8 लीटर होगी। अगर मैं इसको ml में ले लेता हूँ, 100 ml विलियन के अंदर 8 ml क्या होगा, 8 ml आपका बोरिक एसिड होगा। क्या होगा, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, ये कहना चाह रहा है वो। 8% बोरिक एसिड के विलियन, इसका मतलब ये है कि किसी भी अगर 100 ml को हम लेके चलें तो उसके अंदर 8 ml बोरिक एसिड होगा। ठीक है, बाकी सब पानी या जो भी अन्य होगा उसका मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो 8% बोरिक एसिड के विलियन में 2% बोरिक एसिड, एक और है मेरे पास में 2% बोरिक एसिड, मतलब एक ऐसा और विलियन है जिसके अंदर 2% बोरिक एसिड, यानी कि वो हल्का है। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये ज्यादा तगड़ा एसिड है भाई, जिसके अंदर बोरिक एसिड ज्यादा होगा। बोरिक एसिड एसिड ही होता है, अम्ल होता है, जिसमें बोरिक एसिड ज्यादा होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा, है ना आपके पास में, और 2% वाला कम अम्लीय होगा। ठीक है ना, तो इसने क्या करा, ये कह रहा कि ये तो हमारे पास में 8% वाला एक विलियन है। ठीक है ना, और फिर कह रहा 2% बोरिक एसिड के विलियन को मिलाकर इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसके अंदर हमने 2% बोरिक एसिड वाला विलियन मिक्स कर दिया, मतलब इन दोनों को हमने मिक्स करके सपोज कर लो कोई नया विलियन तैयार कर लिया, परिणामी विलियन तैयार कर लिया। ये 8% बोरिक एसिड है इसके अंदर, और इसके अंदर 2% बोरिक एसिड है, मिलाकर तनु किया जाता है। तनु का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का देसी भाषा में समझाऊं, सपोज करो जैसे घरों में आपकी सब्जी बनती है ना, और सब्जी कभी गाढ़ी हो गई, ग्रेवी उसकी गाढ़ी हो गई, तो कहते हैं यार इसको थोड़ा तनु करो, डाइल्यूट करो। डाइल्यूट का मतलब थोड़ा पानी डाल दो उसमें, तो गाढ़ी चीज को अगर पतला करना तो पानी डाल लेते हैं ना, तो इसी तरीके से डाइल्यूट करना, मतलब ये इसकी स्ट्रेंथ अभी 8%, इसकी स्ट्रेंथ अभी 8% है, इसके अंदर 8% बोरिक एसिड है। तो कम स्ट्रेंथ का अगर मैं बोरिक एसिड मिलाऊंगा तो इसकी स्ट्रेंथ, ओवरऑल स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी। समझ आ रही बात नहीं, ठीक है, चलिए, तो इतना उसने कहा है। परिणामी मिश्रण, यानी कि जो मिला मेरे पास में, ये परिणामी मिश्रण मिला मुझे यहाँ पे। ठीक है ना, ये मुझे क्या मिला, परिणामी मिश्रण मिला। पहले 2% बोरिक एसिड, और सॉरी 8% में मैंने 2% बोरिक एसिड मिलाया, तो मेरे पास में एक परिणामी मिश्रण मिला। परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड, यानी कि इसके अंदर जो निकल करके आएगा, इसके अंदर जो बोरिक एसिड है वो 4% से अधिक होना चाहिए, है ना आपके पास में। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 4% से तो अधिक होनी चाहिए, इसकी कह रहा है वो स्ट्रेंथ। और एक बात और कह रहा कि 6% से कम हो, 6% से कम होनी चाहिए, 6% से कम होनी चाहिए। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, मैं समझ गया। यदि हमारे पास 8% विलियन, जो 8% विलियन है, इसके कितने हो, 440, ये है 640 लीटर तो हो इसके वाले। ठीक है नहीं, आपके पास में 8% विलियन के 8% बोरिक एसिड, और 8% बोरिक एसिड के कितने हैं, 640 लीटर हैं इसके। तो 2% विलियन के कितने लीटर, यानी कि इसके लीटर हमें बताने हैं। सपोज कर लो इसके x लीटर होंगे, क्या होंगे, x लीटर होंगे। ठीक है नहीं, इस x की वैल्यू निकालनी है आपके पास। मैं समझा पा रहा हूँ क्या आपको, एक बार दोबारा से बताता हूँ, देखो दोबारा से, ठीक है, क्लियर बताता हूँ। देखो सुनो,
क्या हुआ कि एक मेरे पास में एक विलियन है जिसके अंदर बोरिक एसिड की मात्रा जो है, बोरिक एसिड की मात्रा, बोरिक एसिड जो है वो हमारा 8% है। कितना है? 8% है, मतलब ये अम्ल है। इसमें मैंने क्या करा, एक दूसरा विलियन मिला दिया, मिक्स कर दिया, जिसके अंदर बोरिक एसिड जो है ना, बोरिक एसिड जो है, हिंदी में लिख लो, बोरिक एसिड जो है आपके पास में, ठीक है, बोरिक एसिड जो है वो 2% है ना। और एक नया विलियन तैयार करा, ठीक है नहीं, और इसकी जो रेंज है, इसके अंदर वो कह रहा है कि जो बोरिक एसिड होगा, बोरिक एसिड की जो स्ट्रेंथ है, बोरिक एसिड की जो स्ट्रेंथ है, वो कह रहा है कि 4% से तो अधिक होनी चाहिए, 4% से ज़्यादा। ऐसे तो देखा जाएगा, अगर मैं बोरिक एसिड को BA कह दूं, बोरिक एसिड, तो बोरिक एसिड जो होना चाहिए वो 4% से तो अधिक होना चाहिए, और भाई साहब कह रहा है 6% से कम होना चाहिए, ठीक है नहीं। ओके, तो अब ध्यान से देखो, भाई साहब कह रहे हैं इसकी जो अमाउंट है वो तो 640 लीटर है, 640 लीटर है आपके पास में, 640 लीटर है। और इसकी पूछ रहा कितने लीटर इसमें मिलाने पड़ेंगे, ये पूछ रहा है मेरे को कितने लीटर मिलाने पड़ेंगे ताकि कंडीशन ये बन जाए। अब मुझे बताइए 640 लीटर ये और x लीटर ये, तो परिणामी विलयन की टोटल कितना हो जाएगा? 640 प्लस x लीटर। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? समझ में आ रही नहीं आ रही बात? जो परिणामी जो मेरे पास में निकलेगा वो 640 प्लस x, भाई बाकी जो स्ट्रेंथ है उसकी इस बीच में रखनी है हमें, है ना। तो बस इससे एक एसमी का बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखिए अब ध्यान से देखना, उसने क्या कहा है कि जो बोरिक एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो होनी चाहिए किसके और किसके बीच में, ठीक है ना। एक मिनट जरा कॉल आ रही है यार एक। हेलो, चलिए ठीक है। तो अब हमें एसएमई का कहां से बनती हुई दिख रही है? मुझे दिख रही है ये वाला पोर्शन, यही आपका क्वेश्चन सॉल्व करेगा। देखिए यहां से देखिएगा कि हमारे पास में 4% से अधिक होना चाहिए बोरिक एसिड, और बोरिक एसिड किसका? ये प्लस ये, यानी कि क्या आपके पास में, हमारे पास में 8%, ठीक है नहीं, किसका? 640 का, ठीक है नहीं, 640 का 8%, प्लस इधर का कितना है? x लीटर का कितना? 2%, और वो कम होना चाहिए किससे? 6%। लेकिन ये भी प्रतिशत किसका है? ये प्रतिशत है पूरी स्ट्रेंथ का, इतने लीटर का। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में किसका? इसको अगर सही करके लिखोगे, या नेक्स्ट लाइन में अगर मैं लिखूं, इसको लिखेंगे हम लोग 4% किसका? 640 प्लस x का 4%, ठीक है। और बाकी सब चल ही रहा है, 640 का 4% प्लस x का 2%, और इसको भी हम ओवरऑल लिखेंगे कि 640 प्लस x का, है ना, का आपके पास में कितना? 6%। मतलब यही तो है, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ आपको। इस डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, इतने का 8%, इतने का 2%, और हमारे पास में जो मेन है उसका इस रेंज में होना चाहिए बोरिक एसिड आपके पास में। चलिए अब देखो, अब सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। देखो इसको लिखेंगे 640 प्लस x गुड़े 4/100, ठीक है, ऐसे तो लिखते हैं। बड़ा होना चाहिए 640 इंटू 4/100 प्लस x इंटू 2/100, और फिर आपके पास में जाएगा 640 प्लस x इंटू 6/100। इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए पहले 100 को हटा लें, तो 100 थ्रू आउट सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो चाहे तो, ठीक है, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा? 640 इंटू 4 प्लस 4x, ठीक है ना, और आपके पास में आ जाएगा 640 इंटू 4 ये वाला, प्लस आपके पास में 2x, और लेस देन हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लो अंदर 640 इंटू 6 प्लस x, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व उधर करूंगा। अच्छा देखो 4 इंटू 640 को अगर मैं हर एक जगह से घटा दूं, ध्यान से देखो, 4 इंटू 440 को अगर मैं हर जगह से घटा दूं
तो कितना बचेगा, देखो कितना बचेगा, देखो यहाँ से भी ये पूरी टर्म सेम टर्म है, तो यहाँ से तो खत्म हो जाएगी, यहाँ से और यहाँ से तो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना आपके पास में। और बचेगी कहाँ पे, यहाँ पे बचेगी कुछ चीज़ें हमारे पास में, ठीक है। तो चाहो तो उसको अलग अलग करके भी कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ आपके पास में, एक मिनट, ठीक है। देखो तो देखिए ध्यान से, अब अगर हम एक मिस्टेक मुझे नजर आ रहा है कि 640 का यहाँ पे 8% होना चाहिए ना, क्योंकि 8 है तो यहाँ पे ये 8 होगा। ध्यान दें, ये मिस्टेक जरा हमारे से हुई है, तो यहाँ पे भी 8 हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका 8 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे भी आपका 8 हो जाएगा, ठीक है ना, फाइनली यहाँ पे भी आपका 8 हो जाएगा। तो मुझे लगता है मैं इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करके करता हूँ कि एक तो मैं इस एक एसएमई का, दो एसएमई का बनाता हूँ मैं इसमें, एक तो ये वाली इसके साथ में कि कब, ठीक है ना। केस फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, जब पहले दो टर्म्स को कि 640 इंटू आपके पास में 4 प्लस 4x जो है, 4x जो है वो छोटा है किससे, इस वाले से, किससे कि 640 इंटू 8 प्लस 2x से। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इसको मैं फर्स्ट बना लेता हूँ सॉल्व करने के लिए, और फिर दूसरी बना लेता हूँ कि जो हमारे पास में कि 640 इंटू जो 8 है प्लस 2x है वो हमेशा बड़ी होगी, है ना आपके पास में, वो हमेशा छोटी होगी, ठीक है ना। ये वाली जो चीज़ है ये छोटी होगी किससे, ये छोटी होगी इस वाले पोर्शन से कि 640 इंटू 6 प्लस x से, ठीक है ना आपके पास में। अच्छा देखो यहाँ पे ये भी तो 6x आ जाएगा ना, 6x आ जाएगा ना, 6 की मल्टीप्लाई जब हम लोग अंदर करेंगे, इसके अंदर तो हमने सही कर दिया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x से। तो एक एक बारी में मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ और फिर रेंज निकालता हूँ। सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट लेता हूँ मैं, फ्रॉम फर्स्ट तो क्या होगा, देखो 640 इंटू 4 प्लस 4x लेस देन 640 इंटू 8 प्लस 2x। एक काम करो, 640 इंटू 4 जो है सबसे माइनस कर लो, तो जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ से तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये पूरा का पूरा। और आप ध्यान से देखिएगा, देखो इसमें से ये 4 हैं, 4 640 जो हैं, 8 640 में जब घटेगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 640 इंटू 4 प्लस के 2x, है ना। अब 2x घटा दो दोनों साइड से, जब 2x घटाएंगे तो यहाँ पे 2x लेस देन हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो या रहन दो 640 इंटू 4 से, और अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास में 640 इंटू 4 अपॉन 2 से जब काटेंगे 2 टाइम्स तो x जो है छोटा हो जाएगा किससे, 0 8 और 6 दूनी 1280 से। तो एक रिजल्ट मेरे पास में ये आया कि x की जो वैल्यू यानी कि जो x जो है x 1280 से छोटा होगा। एक तो हमारे पास में रिजल्ट आया ये वाला, ठीक है नहीं, आप किससे छोटा होगा, 1280 से कम होगा, x की वैल्यू 1280 से कम होगी जब मैंने पहले वाली एसएमई का को सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि मैं बीच बीच में मिस्टेक करी है मैंने, मुझे पता है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर थीम समझ गए होंगे तो ये आप आराम से कर सकते हो। अब देखो, अब मैं उठाता हूं फ्रॉम सेकंड, ठीक है नहीं, फ्रॉम सेकंड 2 से अगर मैं बात करूं इससे और इससे, ध्यान दो ये है 640 इंटू 8 प्लस 2x, वो लेस देन है 640 इंटू 6 प्लस 6x। ध्यान देखो, तो अगर मैं 640 को इधर ले आता हूं इस पूरे को, तो देखो 640 इंटू 8 में से 640 इंटू 6 ये घटेगा तो बचेगा 640 इंटू 2 प्लस 2x। चाहे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो भाई, बात तो सुनो भाई, बात सुनो ना। 8 इसको आप x कह लो, सॉरी इसको आप कह लो कुछ भी, x को आप इसे गधा कह लो इसको आप। 8 गधे ये रखे और अब 6 गधे ये रखे, जब हम लोग 8 गधों में से 6 गधे घटाएंगे तो मेरे पास में बेटे 2 गधे बच जाएंगे ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिहाज से। अब देखो ये छोटा होगा किससे, आपके पास में 6x से, या फिर इस 2x को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा हमारे पास में 640 इंटू 2 छोटा हो जाएगा 4x से। बिल्कुल ठीक बात है ना, क्योंकि या दोनों साइड से आप 2x घटा लोगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड यहाँ भी करेंगे, 4 से डिवाइड यहाँ भी करेंगे, तो ये देखो 16 चौक 64 और 16 दूनी 32, ठीक है ना आपके पास में 16 चौक 64 हो जाएगा, है ना, नहीं 16 चौक 64, हाँ 16 दूनी होता है 32, 16 दूनी 32, तो 160 तो आया ये।
और 16 दूनी 32, तो 320 जो है x जो है वो बड़ा होगा 320 से, x जो है बड़ा होगा 320 से। दिख भी रहा नहीं नीचे आप लोगों को ये कैलकुलेशन? हाँ दिख रहा है। तो मतलब मेन काम ये आया, एक ही आया, एक ही आया। इससे क्या कहा जा सकता है, आप इस वीडियो को थोड़ा सा ढंग से नोट करें, यहाँ से देखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका आंसर, इसमें आराम से आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2% विलियन के, है ना, हमें कितना 320 लीटर से अधिक के 320 लीटर से अधिक तथा 1280 लीटर से कम, है ना, 1280 लीटर से कम मिलाने होंगे, तब जाके हमारी जो बोरिक एसिड की रेंज है वो इस बीच में आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा सवाल समझने का फेर था, बाकी तो काम वही किया ना हमने समीकरण को हल करने वाला। थोड़ा यहाँ से आपको चीज़ें समझनी है, ये वाली चीज़ जो है आपको अच्छे से समझनी है। ये अगर आपकी समझ में आ गई फिर उसके नीचे तो आपने सिर्फ एक मैथमेटिकल प्रोसेस ही लगाना है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं? इन 13 क्वेश्चन के अंदर। चलिए 13 क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, लेकिन काम पहले 12वें क्वेश्चन से थोड़ा सा कम है। ये कह रहा है कि हमारे पास में 45% अम्ल के 125 लीटर में, है ना, एक मेरे पास में एक विलियन है जिसके अंदर 45% एसिड है हमारे पास। सपोज कर लो ये हमारे पास में एक एसिड का एक कंटेनर है जिसके अंदर 45% हमारा जो है वो एसिड है। क्या है? एसिड है, अम्ल है। और उसके कितने लीटर हैं इसके अंदर? 1125 लीटर है। ठीक है ना आपके पास में। इसमें मेरे को कुछ वाटर मिलाना। देखो कितना पानी मिलाया जाए। मान के चलो मैंने इसमें x लीटर वाटर मैंने मिला दिया, मिक्स कर दिया। तो रिजल्टेंट जो परिणामी मिश्रण है जो निकल करके जो आएगा, इसके अंदर जो अम्ल आएगा, यानी कि जो एसिड आएगा हमारे पास में, जो एसिड आएगा इसके अंदर, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 25% से अधिक होनी चाहिए। 25% से अधिक होनी चाहिए, है ना, आपके पास में बढ़ेगा निशान। और आपके पास में 30% से कम होनी चाहिए, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ, आप ध्यान से देखो, अब मुझे बताओ कि ये टोटल आपका जो मिश्रण बनेगा ये कितना बनेगा, क्योंकि 1125 लीटर तो ये था और उसमें x लीटर और मिला दिए, तो टोटल 1125 प्लस x लीटर हमारा ये हो जाएगा। तो अब इससे हम एक समीकरण तैयार करेंगे। देखो हमें कहा गया है कि 25%, ठीक है नहीं, से तो आपके पास में जो एसिड की स्ट्रेंथ है, जो आपके पास में परिणामी जो मिश्रण है उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, है ना, और किससे छोटी होनी चाहिए, किससे कम होनी चाहिए? 30% से कम होनी चाहिए। अब ध्यान देंगे, ये 25% किसका है? 25% है इस पूरे विलियन का, यानी कि 1125 प्लस एक्स। तो लिखेंगे 1125 प्लस एक्स का 25%, ठीक है ना, आपके पास बड़ा होना चाहिए। परिणामी विलियन की स्ट्रेंथ कितनी होगी? अब देखो ये प्लस ये, इसकी स्ट्रेंथ यानी कि 1125 का 45%, है ना, आपके पास में, प्लस एक्स का। अब मुझे बताओ, ये तो वाटर है, ये तो पानी है, और पानी में जो एसिड होता है, एसिड जो होता है वो 0% होता है। कितना होता है? 0%। तो एक्स का 0%, कितना? 0%, वो छोटा होना चाहिए 30 किसका? 1125 प्लस एक्स, यानी कि इसका 30% से कम होना चाहिए। ये हमारी इक्वेशन बनी है, इक्वेशन कह रहा हूँ सॉरी, असमीकरण बनी है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 1125 प्लस एक्स इंटू 25/100, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास में 1125 इंटू 45/100, ठीक है ना, एंड प्लस एक्स इंटू 0/100, ठीक है ना, और आ जाएगा 1125 प्लस एक्स इंटू 30/100। तो आई थिंक 100 तो थ्रू आउट सब में से कैंसिल आउट हो ही जाएगा, ये भी और ये भी। देखो ध्यान से, अब इसमें दो कंडीशंस बनी हैं, मैं दोनों को पहले एक बार और सॉल्व कर लूँ थोड़ा सा। 25 के अंदर मल्टीप्लाई 1125
इंटू 25 प्लस के 25x छोटा होना चाहिए 1125, ठीक है ना, एंड 45 प्लस ये तो ज़ीरो हो ही गया, इसको हटाओ, और छोटा होना चाहिए 1125 इंटू 30 प्लस के 30x, है ना। तो अब दो समीकरण बन रही, एक तो ये बन रही है इधर वाली और एक इधर वाली बन रही, तो उनको अलग अलग करते हैं। तो कैसे, तो 1125 मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, 25 को तुम्हें 25 गुणे 1125 प्लस के जो 25 है x है वो छोटा होना चाहिए 45 इंटू 1125 इससे। ये तो पहली समीकरण बन गई। फिर यानी कि अब इससे देखा जाए कि जो मेरे पास में यहाँ से देखो कि जो 1125 इंटू 45, या ऐसे लिख लो 45 को शुरू में, 45 इंटू 1125 वो छोटा होना चाहिए कितना, 30 इंटू आपके पास में 1125, है ना, और प्लस के 30x, ये बन गई मेरी सेकंड वाली। तो बारी बारी से मैं एक एक को सॉल्व करूंगा और आंसर लेके आऊंगा। देखो फ्रॉम फर्स्ट करता हूं मैं, ये क्या करता हूं, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट क्या है मेरे पास में, वो है 25 गुणे 1125 प्लस के 25x, वो छोटा होना चाहिए, ये वाला देखो 45 गुणे 1125, ठीक है ना, बस इतना ही तो होना चाहिए। अब ध्यान दो, मैंने इस 45 को शुरू में 1125 को बाद में क्यों लिखा था, क्योंकि मैं देखो अगर मैं वही बात कर लूँ कैलकुलेशन थोड़ी आसान पड़ेगी, इसको मैं कुछ कह दूँ, है ना, आपके पास में देखो मैं क्या करता हूँ, इस 25 इसको मैं कुछ कह रहा हूँ, इसको मैंने कह दिया आपके पास में, ये आपके पास में कुछ भी, ये कुछ भी हमने गधा कह दिया, 25 गधे ये रहे और 45 गधे ये, उधर ले जा करके जब हम लोग 25x इधर रह जाएगा और उधर की तरफ लेके जाए, 45 गधों में से 25 गधे घटाएंगे तो हमारे पास 20 गधे बच जाएंगे, ठीक है ना। और जब इसको डिवाइड करेंगे x की रेंज जो आ जाएगी 20 गुणे 1125 बटे 25 और 25 चौके 100, ठीक है, नहीं बचे आगे कितने 12 और 25 पंजे 125, ठीक है ना आपके पास में। और फिर x की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दूनी होते हैं 90, 900, यानी कि आपके पास में 900 लीटर से तो कम होगा पानी, हमें डालना पड़ेगा 900 लीटर से कम, है ना। तो हमें लिखना पड़ेगा, अभी इसको रख लेते हैं, है ना, इसको आप कुछ भी बना के रख लें, ए रख लें, है ना, ऐसा करके। अब असमीका 2 उठा लें, असमीका 2 जो 2 है मेरे पास, तो सेकंड वन ये है, वो है 45 गुणे 1125, ठीक है ना, और छोटा होना चाहिए 30x और प्लस, ठीक है ना, सॉरी 30 इंटू 1125, यही तो है 30 इंटू 1125 प्लस के 30x। अब ध्यान से देखो वही बात, जब मैं इसको उधर लेके आऊँगा तो 45 गधों में से 30 गधे घटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे 15 गुणे 1125, छोटा होना चाहिए 30x से, और दोनों साइड को मैं 30 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 15 आपके पास में 1125 को भी मैं 30 से डिवाइड कर रहा हूँ आपके पास में, उधर आ जाएगा आपके पास में x, ठीक है आपके पास में। अब देखो 15 दूनी हो गया 30, 15 दूनी हो गया 30, क्या पॉइंट में आंसर आ रहा है क्या इसका दशमलव में आंसर आ रहा, 600 कुछ, 668 कुछ, है ना, सॉरी 500 कुछ आना चाहिए, हाँ ठीक है ओके। और तो इसको जब मैं डिवाइड करूँगा देखो 2 पचे 10, ठीक है ना, एक बचा, 2 छिक्के 12, ठीक है ना, फिर दशमलव 2 दूनी 4 और फिर 2 पंजे 10, हाँ 562.5 से ये हमारा छोटा रहेगा x। तो मतलब मेन आंसर क्या है हमारा कि 900 लीटर से कम और 562.5 से अधिक। तो हम लोग पानी की जो मात्रा है, आंसर लिख रहा हूँ मैं, की मात्रा जो है वो 562.5 लीटर से अधिक तथा 900 लीटर से हम लोग कम इसमें मिक्स करेंगे, कम मिलाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ और फिर हम लोग इस चैप्टर का फेयरवेल करते हैं। चलिए अब इस एक्सरसाइज का ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है और इस लास्ट क्वेश्चन के साथ ही हमारा चैप्टर होता है समाप्त। तो लेकिन करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इसको देखते चले जरा फटाफट। और ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की बौद्धिक लब्धि
बौद्धिक लब्धि का मतलब आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपने सुना होगा, आईक्यू तेरा आईक्यू बहुत खराब है, इस तरीके से बातें सुनी हुई। ये आईक्यू वही आईक्यू है। आईक्यू मापन का जो सूत्र है वो होता है आईक्यू बराबर होता है, आईक्यू बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है कि MA/CA इंटू 100, जिसमें MA जो है वो मानसिक आयु है, ठीक है ना। आपके पास में मानसिक आयु का मतलब कि उसके दिमाग के हिसाब से उसकी उम्र कितनी है। कुछ बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है, उम्र कम लेकिन दिमाग बहुत तेज है, तो उसकी कहते हैं कि इसकी मानसिक आयु ज़्यादा है, ठीक है ना। और किसी की मानसिक आयु कम का मतलब होता है कि उसकी उम्र तो ज़्यादा हो गई लेकिन उससे सोचने समझने की क्षमता उतनी नहीं है, वो बच्चों की तरह सोचता है, तो उसकी कहते हैं मानसिक आयु उसकी कम है। तो MA जो है वो मेंटल एज है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में मेंटल एज। MA का मतलब हो गया मेंटल एज, है ना, मेंटल एज, मेंटल एज, ठीक है ना, आपके पास मेंटल एज। और CA जो है वो कालानुक्रमी, कालानुक्रमी का मतलब है जो करंट में जो एज है वो एज की बात कर रहे हैं। जैसे मेरी एज जो इस समय है वो मेरी कालानुक्रमी एज है, ठीक है। और मेंटल एज मतलब जिस तरीके से मैं सोचता हूँ वो जो मेरी एज है। अब ये कह रहा है कि 12 वर्ष की आयु के बच्चों के समूह की IQ SME का जो दे रखी है उसने ये दे रखी है, IQ की जो SME का है 12 साल के बच्चों का जो IQ है वो 80 से ज़्यादा बराबर है या 140 से कम या बराबर है, ठीक है, द्वारा व्यक्त है। तो उस समूह के बच्चों की मानसिक आयु का परिसर हमें बताना है, IQ बताना है हमें। मानसिक आयु का मतलब MA बताना है हमें। क्या बताना है? MA। इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए, इसके अंदर देखा जाए तो मेरे पास में हमें जो दिया गया वो CA दे दिया, कालानुक्रमी आयु दे दी गई बच्चों की, वो दे दी 12 वर्ष, क्योंकि जिस समय 12 वर्ष की आयु है 12 वर्ष, क्योंकि अगर वो देता मेंटल मानसिक आयु देता तो फिर हम MA कहते कि MA की वैल्यू है, ठीक है। और मेरे को क्या करना है, मेरे को रेंज जो निकालनी है वो निकालनी है MA की रेंज निकालनी कि कितने से किस रेंज में आएगा, कितने से कितना होगा उसका, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप इसी समीकरण को उठाओ, यानी कि हमें पता है कि IQ जो है वो 80 के से बड़ा या बराबर है, ठीक है ना, और 140 से छोटा या बराबर है। IQ का जो फॉर्मूला है वो उसमें पुट कर दो उठा करके ऊपर वाला, इसका मतलब आ जाएगा 80 लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा MA/CA इंटू 100, ठीक है, और ये छोटा या बराबर होगा 140 से। अब CA की वैल्यू हमें 12 दे रखी, तो हम एक काम करते हैं, इसकी आयु को हम लोग MA हमें निकालना है, 100 एज इट इज़ रह जाएगा, है ना, आपके पास में। और बेटा CA है हमारा 12 और ये आ जाएगा हमारा 140, ठीक है। तो पहले 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 12 अट्ठे 96, 2 960, ठीक है ना, और MA इंटू 100, ठीक है ना, और ये आ जाएगा 12 की 14 ही गुना जब करेंगे 12 चौक 48 का 8 हासिल लगे 4, 12 कम 12 और 4 होते हैं 16, ठीक है ना, आपके पास में, और एक जीरो और आ जाएगी, ये आ गया। और क्या करें, 100 से डिवाइड कर लो, तो 960 को जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा, ठीक है ना, तो MA आ जाएगा, और आपके पास में जब इसको 100 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा आपके पास में इतना, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 कटा, या फिर 9.6 तो ये आ जाएगा बड़ा या बराबर MA, और छोटा या बराबर होगा जब हम लोग 16.80 आपका ये आ जाएगा। तो मेनली जो उनकी मेंटल एज का जो रेंज आएगा वो आएगा 9.6 वर्ष, तो आ जाएगा 9.6 वर्ष से ज़्यादा और या बराबर आपके पास में, और 16.80 से कम या बराबर, इतना आपका उसका रेंज बन जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो आप लोग आंसर पीछे एक लाइन लिखी है उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं, दे सकते हैं। आई थिंक द चैप्टर ऑफ दिस जो चैप्टर है हमारा वो बेटा ख़त्म हो गया है, और बढ़िया से ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो चलिए बेटा अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर बहुत बढ़िया है, और नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर। धन्यवाद।